हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सूरज सर स्वागत करता हूं आप सभी का संकल्प स्टडी सर्कल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली मॉर्निंग में हम क्या कर रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री क्लासेस कर रहे हैं, जिसमें लास्ट क्लास में हमने क्या कवर कर लिया था, कुषाण वंश के बारे में कर लिया था। और कुषाण वंश कवर होते ही हमारी देसी रियासतें और जितने भी विदेशी रियासतें थी प्राचीन भारत में, वो सारी हमने क्या कर ली थी, कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, देसी रियासतें में कौन कौन सी रियासतें आती हैं? सबसे पहली देसी रियासतें कौन सी थी? पुष्यमित्र शुंग, जिसने स्थापना की थी, और पहला वंश कौन सा था? तो शुंग वंश। ठीक है, शुंग वंश के बाद कण्व वंश, कण्व वंश के बाद सातवाहन वंश, और सातवाहन वंश के बाद चेदी वंश। ठीक है ना। चलो, और यही विदेशी रियासतों की बात करें तो सबसे पहली रियासत कौन सी थी? इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक के बाद शक वंश, शक वंश के बाद पहला वंश, और पहला वंश के बाद कुषाण। ये पहला वंश है, पल्लव वंश नहीं है। ठीक है ना। शक वंश, शक वंश का पहला, और पहला के बाद कौन है? कुषाण। चलो, तो ये सारी चीजें हमने देख ली थी। कुषाण वंश में हमने लास्ट क्लास में देख लिया था कि कुषाण वंश के जो अंतिम राजा थे उनकी हत्या कर दी थी किसने? वासुदेव की हत्या कर दी थी किसने? हमारे श्रीगुप्त ने। किसने हत्या कर दी थी? श्रीगुप्त ने हत्या कर दी थी। और यहाँ से जो वंश शुरू हो रहा था, या जो भी डायनेस्टी शुरू हो रही थी, वो डायनेस्टी कौन सी है? गुप्त डायनेस्टी। यहाँ से कौन सी डायनेस्टी शुरू होगी? गुप्त वंश शुरू होगा। ठीक है, चलो, तो आज हम क्या शुरू करेंगे? गुप्त वंश। पूरे प्राचीन भारत में दो सबसे बड़े वंश माने जाते हैं। पहला था मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश काम के लिए बहुत प्रसिद्ध था कि जो भाई वाले तीन ही राजा थे उसमें, चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बेटा बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार का बेटा अशोक। ठीक है, तो राजा भले हमने तीन पढ़े, लेकिन उसमें कार्य बहुत ज्यादा थे। यहाँ पे गुप्त वंश में कार्य भले कम होंगे, लेकिन राजा बहुत सारे होंगे। ठीक है, बहुत कुछ कुछ इंपॉर्टेंट काम भी है। एक दो राजा, जैसे समुद्रगुप्त के समय में बहुत सारा काम हुआ, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में बहुत कार्य हुआ। ठीक है, लेकिन राजा बहुत सारे आएंगे, बहुत लंबे समय तक ये वंश चलता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से यही बनता है कि गुप्त वंश में जो राजाओं का है वो सीक्वेंस याद करना रहता है हमें, कि कौन सा राजा सबसे पहले आया है और कौन सा राजा बाद में आया है। तो यहाँ पे हम सीक्वेंस याद करेंगे बड़े आराम से। सबसे पहला फाउंडर कौन सा हो जाएगा? श्रीगुप्त। पहला फाउंडर कौन है? श्रीगुप्त। तो पहला राजा तो आप लोगों को वैसे याद हो जाएगा, श्रीगुप्त। ठीक है ना। एक सीक्वेंस पढ़ेंगे हम, ये सीक्वेंस याद होना चाहिए। सीक्वेंस क्या है? सबसे पहला राजा कौन सा है? श्रीगुप्त है। ठीक है, चलो, सबसे पहला राजा कौन सा है हमारा? श्रीगुप्त। तो एक कोड याद कर लेना आप लोग। क्या याद रखोगे? श्री घाटी। इस तरीके से कोड लिखो, श्री घाटी के चंद्र ने, इस तरीके से लिखो, कोड लिखो। क्या है कोड? श्री घाटी के चंद्र ने समुद्र में विक्रम की शक्ल देखी। ठीक है, श्री घाटी के चंद्र ने समुद्र में विक्रम की शक्ल देखी। इस तरीके से एक कोड लिखो। जो चीज छोटे में लिखी गई है उनको छोटे में लिखना है ना, जो चीज बड़े अक्षरों में लिखी गई है नंबर के साथ, उनको नंबर के साथ लिखो। चलो, इनको याद करेंगे। सबसे पहला राजा कौन सा है? तो सबसे पहला राजा का नाम ही है श्रीगुप्त। ठीक है, सबसे पहले राजा का नाम क्या है? श्रीगुप्त। इस तरीके से आप लोग को याद हो जाएगा। दूसरे राजा का नाम घटोत्कच। दूसरे राजा का नाम क्या है? घटोत्कच। तीसरे राजा का नाम चंद्र से आप लोग को दिख रहा होगा, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम बोला जा सकता है। ठीक है, चलो, नेक्स्ट राजा का नाम क्या आएगा? समुद्रगुप्त।
विक्रम से विक्रमादित्य, और एक और नाम से जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय। यहाँ की लिखा हुआ है तो इधर से याद रखना कुमारगुप्त। ठीक है, इसके याद रखोगे कुमारगुप्त। और शक्ल देखी, ये जो शक्ल है उससे आगे स्कंदगुप्त। ठीक है, क्या आएगा? स्कंदगुप्त। चलो, सिंपल तरीके से ऐसे हमें सारे राजा याद दिलाएंगे, लेकिन ये पूरे नहीं है, अभी कुछ ही राजा हैं। ये वो राजा हैं जो मतलब गुप्त वंश जब शुरुआत हुआ था, शुरुआत के महत्वपूर्ण राजा है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भाई पहले कौन सा राजा रहा है, कौन सा राजा नहीं रहा, तो अक्सर हम कंफ्यूज होते हैं। यहाँ से आप लोगों को याद हो जाएगा। क्या था कोड, क्या लिखे हमने? श्री घाटी के चंद्र ने समुद्र में विक्रम की शक्ल देखी। इसको आगे नीचे मन देख कर लेना, है ना, कि श्री घाटी के चंद्र ने फिर उसमें विक्रम की शक्ल देखी समुद्र में। इस तरीके से मत करना। क्या है? श्री घाटी के चंद्र ने समुद्र में विक्रम की शक्ल देखी। पहला राजा कौन सा हो जाएगा? श्रीगुप्त। दूसरा राजा घटोत्कच। दूसरा राजा कौन सा रहेगा हमारा? घटोत्कच। तीसरा राजा चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त है ये, चंद्रगुप्त मौर्य मत करना। कौन है? चंद्रगुप्त। ठीक है, चौथा राजा समुद्रगुप्त। उसके बाद किसका नाम आ रहा है? समुद्रगुप्त का। ठीक है, समुद्रगुप्त के बाद विक्रमादित्य, और यही हमारा कौन है? यही हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय भी है। क्या याद रखोगे? विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। ठीक है, फिर उसके बाद कौन है? कुमारगुप्त। ठीक है, और लास्ट में स्कंदगुप्त। ठीक है, तो बड़े आसानी से हमें राजाओं का नाम याद हो जाएगा। अब अगर हम गुप्त वंश की शुरुआत कर रहे हैं तो यहाँ से सिंपल हो जाएगी। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? ठीक है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। सबसे पहला राजा कौन आता है? श्रीगुप्त आता है। ठीक है, दूसरा राजा कौन है? घटोत्कच। चलो, यहाँ से बहुत आराम से सीक्वेंस याद हो जाएगा। घटोत्कच। ठीक है, तीसरा राजा चंद्रगुप्त प्रथम। चौथा राजा श्री घाटी के चंद्र ने समुद्र में, कौन सा आएगा? समुद्रगुप्त। फिर विक्रमादित्य। इसको किस नाम से जाना जाता है? इसी को चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, विक्रमादित्य। फिर कुमारगुप्त। ठीक है, और फिर लास्ट में ये आखिरी राजा नहीं है, ये आखिरी महत्वपूर्ण राजा है, ये बोला जा सकता है। ठीक है ना, आखिरी महत्वपूर्ण राजा अगर कोई है तो वो कौन है? स्कंदगुप्त। क्लियर हुआ? यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, तो ये बेसिक चीज थी, एक बार याद कर लोगे। शुरुआत में कोड की जरूरत पड़ेगी, धीरे धीरे इतने बार भी पढ़ेंगे इन सारी चीजों को, सीक्वेंस वैसे याद हो जाएगा। चलो, अब हम शुरू करेंगे किसके साथ? श्रीगुप्त के साथ। तो श्रीगुप्त की कहानी बहुत सिंपल है। सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि ये कुषाण वंश के सामंत थे। हमने कुषाण वंश अभी एंड में पढ़ा। कई इतिहासकार बोलते हैं क्या कि कुषाण वंश के कौन थे? सामंत। सामंत प्रथा मैंने पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है ना, सामंत काइंड ऑफ समझ लो प्राइवेट बॉडीगार्ड जैसे। जैसे इनके पास अपनी एक सेना रहती थी, इनको जमीन दे दी जाती थी, खूब रिच होते चलते थे ये। इनके पास अपनी आर्मी होती थी, जब राजाओं को जरूरत पड़ती थी तो ये इन सामंत को बुला लिया करते थे ना, कि भाई हमारी तरफ से लड़ लो, हमारी तरफ से क्या करो, युद्ध में पार्टिसिपेट करो। ठीक है, चलो, तो ये कौन हुआ करते थे? ये कुषाण वंश के सामंत हुआ करते थे। कौन? श्रीगुप्त, है ना। इसलिए इनका जो टाइटल मिलता है आपको, महाराज का टाइटल मिलता है, राजा। सामंत लोग अपने आप को राजा महाराजा कहा करते थे, और जो मेन राजा होता था वो महाराजाधिराज। तो जो शुरू के दो राजा मिलेंगे आपको, कौन कौन? श्रीगुप्त और घटोत्कच। इन्होंने महाराजाधिराज जैसी उपाधि नहीं ली, क्योंकि इन लोग कहीं ना कहीं अपने आप को सामंत ही मानते थे, नहीं मानते थे कि हाँ हम बहुत बड़े अभी राजा हो गए। वास्तविक वैसे तो संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त है, लेकिन वास्तविक संस्थापक गुप्त वंश का किसको बोला जाता है? तीसरा राजा कौन था? चंद्रगुप्त। घटोत्कच के बाद जब चंद्रगुप्त प्रथम आए हैं तब माना जाता है। उन्होंने अपनी टेरिटरी भी बहुत ज्यादा बढ़ाई है। ठीक है,
ये तो आप लोगों को भी मैक्सिमम टेरिटरी दिखा दी। उन्होंने अपनी टेरिटरी बहुत बढ़ाई, अपना क्षेत्र बहुत विस्तृत किया। और वास्तविक संस्थापक गुप्त वंश का किसको माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? चलो, तो इनके समय में, श्रीगुप्त के समय में आपको दो चीज याद रखनी है। ये कौन थे? ये सामंत हुआ करते थे। किसके सामंत? कुषाण वंश के सामंत हुआ करते थे। किसके सामंत? कुषाण वंश के सामंत हुआ करते थे। देखो, गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे, जिन्होंने कौन सी उपाधि ली थी? महाराज की उपाधि धारण की थी। नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ना पूछा है, ना शायद पूछेगा। महाराज सामंतों की उपाधि होती थी। अभी हमने देखा कि महाराज किसकी उपाधि हुआ करती थी? सामंत की। जिससे पता चलता है कि वह किसी शासक के अधीन शासन करते थे। किस शासन के? तो कुषाण वंश के सामंत थे। किसके? कुषाण वंश के सामंत हुआ करते थे। कुषाण वंश के सामंत हुआ करते थे। ऐसा माना जाता है कि ये कुषाण के क्या थे? सामंत थे। श्रीगुप्त के बाद उनका बेटा घटोत्कच गुप्त वंश का शासक बना। और कुछ चीज यहाँ पे नहीं आती है, कुछ टेरिटरी एक्सपेंशन नहीं हुई है, कोई बड़ा कार्य नहीं हुआ है। सेम चीज घटोत्कच में भी कोई बड़ा कार्य नहीं हुआ है। कहाँ पे? देखो, एक्चुअल में ये जो है ना, दो चीज आप लोगों को मिलती है। कौन सी? एक मिलती है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है ना। बिफोर क्राइस्ट मतलब आपके ईसा मसीह के जन्म के पहले, जिसको बोलते हैं ईसा पूर्व, है ना। और एक मिलती है एडी, ठीक है। एडी क्या हो जाती है? एनो डोमिनी। एनो डोमिनी क्या हो गई? ईसा मसीह के जन्म के बाद, ठीक है ना। और ये जो होती है, ठीक है, ये बीसीई लिखा जाता है। एक्चुअल में क्या लिखा जाता है? बीसीई। ये 319 बीसीई से ईस्वी को बोला जाता है क्या? बीसीई, बिफोर सेंचुरी ऑफ ईस्ट बोला जाता है। इस तरीके से आपकी पूरी चीजें क्या आती है? ईसा मसीह के जन्म के बाद। तो इसको आप एडी भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? एडी भी बोल सकते हो। कहाँ बढ़ चुके हैं? ईसा मसीह के जन्म के बाद आ चुके हैं। चलो, क्लियर हुआ? यहाँ तक समझ में आ गया, है ना। ऐसा माना जाता है कि ये क्या थे? कुषाण वंश के सामंत थे। चलो आगे देखेंगे। नेक्स्ट राजा कौन था हमारा? घटोत्कच। घटोत्कच के बारे में कुछ नहीं है, बस वह घटोत्कच के बारे में चाहो तो एक लाइन लिख सकते हो। क्या लिखना है? यह अपने आप को सामंत ही मानते थे, ठीक है ना। यह अपने आप को सामंत ही मानते थे, इसीलिए इनके दौरान, घटोत्कच के दौरान कोई बड़े कार्य देखने को नहीं मिले, ठीक है ना। ना ही कोई उपाधि धारण की गई है, ना ही कोई बड़े कार्य देखने को मिले हैं, ठीक है। चलो, यह अपने आप को कुषाण वंश के सामंत थे, तो सामंत ही मानते थे, इसीलिए इस दौरान कोई बड़े कार्य देखने को नहीं मिले। चलो, क्लियर है। अब इसके बाद आता है हमारा मेन राजा जो है चंद्रगुप्त प्रथम, या चंद्रगुप्त बस बोला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से सारी स्टोरी शुरू होगी, सारी कहानियां शुरू होंगी। चंद्रगुप्त प्रथम बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। सबसे पहला क्वेश्चन तो इनकी उपाधियों के बन जाते हैं, टाइटल्स के बन जाते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने टाइटल्स लिखे हैं। तो सबसे पहले तो इन्होंने उपाधि कौन सी लिखी है? चंद्रगुप्त ने। सबसे पहली उपाधि लिखोगे महाराजा धीराज। सबसे पहली, हिंदी में ही आएगा ये, इंग्लिश हिंदी दोनों में सेम रहेगा। सबसे पहली उपाधि कौन सी रहेगी? महाराजा धीराज। दूसरी उपाधि लिखो धरणी बंध। दूसरी उपाधि कौन सी आएगी? धरणी बंध, ठीक है। यह उपाधि इनको धरणी बंध की उपाधि वास्तविकता में समुद्रगुप्त ने ली है, लेकिन इनके लिए भी ये चीज मानी जाती है कि हाँ भाई, धरणी बंध की उपाधि कहीं कहीं इनके भी साक्ष्य मिलते हैं, महाराजा धीराज और धरणी बंध के साक्ष्य। याद रखना, हम समुद्रगुप्त में दोबारा पढ़ेंगे। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ जाएगा, कभी दोनों चीज आ गई तो कि धरणी बंध किसको बोला जाता था, ऑप्शन में दोनों रहेंगे, तो दोनों रहेंगे तो हम समुद्रगुप्त ही मान करेंगे, क्योंकि इतिहासकारों ने बोला कि धरणी बंध का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा राज्य जीतने वाला, ज्यादा राज्य जीतने वाला। और ऑब्वियसली ज्यादा राज्य किसने जीते हैं? समुद्रगुप्त ने जीते हैं। वो अभी समुद्रगुप्त की जब कहानी शुरू होगी तब वहां पे देखेंगे। इसलिए बस आप यहाँ पे क्या याद रखोगे? धरणी बंध क्या है? धरणी बंध के लिए बस इतना याद रखोगे, ज्यादा राज्य जीतने वाला, अ पर्सन हु विंस मोस्ट टेरिटरी। तो ये उपाधि के साक्ष्य यहाँ पर भी मिलते हैं, लेकिन वास्तविकता में देखी जाए तो वास्तविक धरणी बंध कौन कहलाएगा? समुद्रगुप्त कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना? वापस आ जाओ चंद्रगुप्त में। प्रारंभिक गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम सर्वाधिक शक्तिशाली था, हमने देखे। इसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता था। देखो, he was known as
रियल फाउंडर ऑफ गुप्त डायनेस्टी, रियल फाउंडर, ठीक है, क्या कहा जाता था, वास्तविक संस्थापक। इसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता था, ठीक है ना। चलो, यह घटोत्कच का पुत्र था, गुप्त वंश का तीसरा शासक था, याद कर लिए। इसके काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना रही है लिच्छवियों के साथ वैवाहिक संबंधों की शुरुआत। अब यहाँ से आप लोग को एक नया नाम देखने को मिलेगा, वैसे ये नाम नया नहीं है, हमने पहले भी इस नाम को देखे, नाम क्या है, लिच्छवी, ठीक है। लिच्छवी की महारानी, लिच्छवी की जो प्रिंसेस थी वहां से शादी किया था, उसके साथ शादी किया था किसने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, समझ में आ रहा है ना। चलो, लिच्छवी की जो महारानी थी उनके साथ शादी किया था किसने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, ये चीज याद रखना। तो इसने अपनी टेरिटरी दोनों तरीके से एक्सपेंड की है, वैवाहिक संबंध के साथ भी एक्सपेंड की है और साथ ही साथ बहुत सारे क्षेत्र जीता भी है, इसीलिए इसको क्या माना जाता है, वास्तविक संस्थापक। यही पहला था जिसमें महाराजा धीराज की उपाधि दी है, महाराजा धीराज मतलब कि सबसे बड़े राजा यही है। इसके पहले वाले श्री गुप्त और घटोत्कच अपने आप को क्या मानते थे, सामंती मानते थे। ये पहला था जिसने ऐसा ट्वीट किया है कि हाँ भाई मैं ही राजा हूँ। लिच्छवियों के साथ सहयोग और संबंध बढ़ाने के लिए उसने उनकी राजकुमारी कुमार देवी से अपना विवाह किया। ये नाम याद रखना होगा क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, समुद्रगुप्त किसकी संतान थी, क्वेश्चन आ चुका है, किसकी संतान थी, कुमार देवी। कुमार देवी और चंद्रगुप्त की संतान कौन थी, समुद्रगुप्त। अभी आप लोग आगे देखोगे, ठीक है। तो कुमार देवी का नाम डायरेक्ट आता है, इसलिए याद रखना पड़ेगा, है ना। और एक और क्वेश्चन आता है समुद्रगुप्त को लेके, लिच्छवी दोहित्रा, ये किसकी उपाधि है, तो ये उपाधि है समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त की उपाधि कैसी है, लिच्छवियों की बेटी का बेटा। लिच्छवी दोहित्रा मतलब क्या हुआ, लिच्छवियों की बेटी का बेटा। लिच्छवियों की बेटी कौन थी, कुमार देवी, और कुमार देवी और चंद्रगुप्त की संतान कौन होगी, समुद्रगुप्त। समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, लिच्छवियों की बेटी का बेटा, इसीलिए समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्रा, आगे देखेंगे अभी। चलो, तो ये याद रखना, चंद्रगुप्त का जो विवाह हुआ है वो किसके साथ हुआ है, लिच्छवियों की रानी जो थी वो कुमार देवी, ठीक है। चलो, इसकी पुष्टि गुप्त वंशीय अभिलेखों तथा स्वर्ण के सिक्कों से होती है, जिस पर चंद्रगुप्त प्रथम तथा कुमार देवी का चित्र अंकित है। यहाँ से आप लोग एक पॉइंट और बना के लिखो, यह माना जाता है कि कुमार देवी ने पॉलिटिक्स पर भी बहुत इंटरफेयर किया है। कुमार देवी राजनीति में भी, राजनीति का मतलब क्या है, प्रशासन में भी चंद्रगुप्त का साथ देती थी। कैसे साथ देती थी, क्योंकि ये पहले साक्ष्य मिलते हैं जहाँ राजा रानी दोनों के क्या मिलते हैं आपको, चित्र मिलते हैं किसमें, कॉइन्स में, ठीक है ना। ये देखो कॉइन्स दिख रहा होगा, यहाँ पे राजा रानी दोनों के गोल्ड कॉइन्स हैं, यहाँ पे राजा एवं रानी दोनों के क्या मिल रहे हैं आपको, साक्ष्य मिल रहे हैं, कुमार देवी एवं चंद्रगुप्त के, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना। तो यह वह पहले साक्ष्य मिलते हैं जहां पे किसी महिला ने भी प्रशासन में योगदान दिया है, और वो कौन थी, कुमार देवी, इसलिए नाम महत्वपूर्ण हो जाता है, कुमार देवी का नाम याद रखो, ठीक है। किसके कौन से गुप्त वंश के सिक्कों में राजा एवं रानी दोनों के साक्ष्य मिले हैं, तो क्या याद रहेगा, अरे क्या याद रहेगा, चंद्रगुप्त। क्या पढ़ रहे हो आप लोग, चंद्रगुप्त पढ़ रहे हो, ठीक है। ऐसे हो जाता है जैसे पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आ गया है ना। किसके सिक्कों में राजा एवं रानी दोनों के साक्ष्य मिले हैं, तो चंद्रगुप्त, ठीक है ना। चंद्रगुप्त में राजा एवं रानी दोनों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से ये पॉइंट वगैरह से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछता है, आगे चल के आप देखोगे किस तरीके के पॉइंट, व्याघ्र शैली, टाइगर टाइप्स ऑफ कॉइन, वो टाइप ऑफ कॉइन मतलब धनुष शैली के सिक्के, अलग अलग सिक्कों में अलग अलग चित्रण पाए जाते थे, वीणा बजाते हुए किसके सिक्के मिले, ये पॉइंट, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसीलिए पहला क्वेश्चन बनता है, राजा और रानी दोनों के साथ में साक्ष्य मिले सिक्कों में, कौन से राजा के, तो चंद्रगुप्त प्रथम, और कौन सी रानी है, कुमार देवी। चलो यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया। सबसे पहला राजा कौन है, श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त के बाद, सोच के बोल लो कोई दिक्कत नहीं है, विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय, इसके बाद कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। चलो, लिच्छवी दोहित्रा किसकी उपाधि है, चलो अभी याद हो गया होगा, लिच्छवी दोहित्रा किसकी उपाधि है, समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मत कर देना, ठीक है, ये तो उनके पति हैं। लिच्छवी दोहित्रा मतलब लिच्छवी की बेटी का बेटा,
वो कौन होगा? समुद्रगुप्त। इसके आगे अभी आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। महाराजाधिराज की उपाधि सबसे पहले किसने धारण की? चंद्रगुप्त ने। ठीक है ना, महाराजाधिराज की सबसे पहले उपाधि किसने धारण की? चंद्रगुप्त ने। यही क्वेश्चन, यही पॉइंट निकल रहा है। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। हमने पहले लिख दिया इस पॉइंट को, है ना। और देखो समुद्रगुप्त का प्रयोग क्या प्रयाग अभिलेख में, जिसमें इसका साक्ष्य क्या मिलता है? लिच्छवी दोहित्रा। क्या मिलता है? लिच्छवी दोहित्रा। लेकिन इसको हम समुद्रगुप्त में भी देख लेंगे। अर्थात इसका मतलब क्या है? लिच्छवी की बेटी का बेटा। कहाँ मिलता है ये साक्ष्य? समुद्रगुप्त के लिए मिलता है। ठीक है। और प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख कहाँ मिलता है? ये प्रयाग प्रशस्ति। इसको अभी नहीं देखेंगे, अभी बस मैं बता दे रहा हूँ। प्रशस्ति अभिलेख। ठीक है। आने वाले समय में समुद्रगुप्त का एक बहुत ही खास व्यक्ति होगा। ठीक है ना। हाँ ठीक है, हरिशेन। ठीक आएगा, आगे आएगा भी। तो इसी ने क्या किया है? ये इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा है, जिसमें ये सारी कहानियां मिलती हैं। हम अपने से नहीं बोल रहे, इतिहासकारों ने अपने से नहीं बनाया है। यह सारी कहानी कहाँ देखने को मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति। तो अभी बस इतना याद रखो कि क्या कि इसे लिच्छवी दोहित्रा, किसे? समुद्रगुप्त को माना जाता था लिच्छवी की बेटी का बेटा। लिच्छवी राजकुमार की कुमार देवी के साथ विवाह चंद्रगुप्त को प्रथम का हुआ, ने वैशाली राज्य प्राप्त किया। कौन सा राज्य मिल गया? वैशाली। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है ये। उसने अपने स्वर्ण सिक्कों पर अपना और कुमार देवी का नाम खुलवाया। इन सिक्कों के पृष्ठ पर लिच्छावय या लिच्छवी उत्कीर्ण है। इंपॉर्टेंट है ये, आप लोग को देखो लिखा हुआ दिख रहा है अलग से। ठीक है ना। चलो, क्या उत्कीर्ण है? लिच्छावय या लिच्छवी उत्कीर्ण है। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया? चलो, एक और पॉइंट इसमें ऐड करो। ही वाज आल्सो नोन एज आदि पुरुष। इसको आदि पुरुष के नाम से भी जाना जाता था। ही वाज आल्सो नोन एज आदि पुरुष। इसे आदि पुरुष के नाम से भी जाना जाता था। इसने चांदी के सिक्के भी चलाए। चांदी के सिक्के भी चलाए। चांदी के सिक्के ज्यादा चलाए इसने, गोल्ड कॉइंस का। चांदी के सिक्के ज्यादा चलाए। तो लिखो इसने चांदी के सिक्के भी चलाए या इंट्रोड्यूस सिल्वर कॉइंस। क्लियर हुआ? इसने चांदी के सिक्के भी चलाए हैं। और इसे किस नाम से जाना जाता था? आदि पुरुष के नाम से जाना जाता था। समझ में आ गया? चंद्रगुप्त के बारे में चीजें याद हुई। चंद्रगुप्त का टाइटल ठीक है। एक और किस नाम से जानते हैं इसको? आदि पुरुष के नाम से भी जानते हैं। कौन नाम से? आदि पुरुष के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। चलो, इसने किससे विवाह किया था? लिच्छवी की बेटी से, जिसका नाम क्या था? कुमार देवी। ठीक है ना। लिच्छवी की बेटी जिसका नाम था कुमार देवी। ठीक है। चलो, यहाँ तक क्लियर हो गया है ना। अब आप लोगों को यहाँ पे एक कंफ्यूजन अक्सर क्रिएट होता है, क्योंकि इसका नाम चंद्रगुप्त है और इसकी वाइफ के नाम में कुमार देवी आ रहा है। तो अक्सर डाउट आ जाता है, क्या देवी चंद्रगुप्त इन्हीं की कहानी है ना? तो आंसर है नहीं। देवी चंद्रगुप्त एक बहुत फेमस किताब है, कालिदास के द्वारा रचित लिखी गई, लेकिन वो इनके बोलते चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना, और उनकी वाइफ की कहानी। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप नहीं रखोगे ये कुमार देवी कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम की वाइफ। यहाँ तक क्लियर हो गया? समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आ रहा गुप्त वंश के शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम पहला शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलाए। पूरे पॉइंट लिखा गया है ना। एक और पॉइंट याद रख लो, इसने अपने समय में गुप्त संवत, जैसे अपन ने विक्रम संवत और शक संवत देखे हैं, कब शुरू होता है भाई बताओ? विक्रम संवत 57 BC और शक संवत 78 AD। सही है। चलो क्लियर है? ये सारे पॉइंट्स याद रखना। इसने भी क्या चलाए हैं? गुप्त संवत चलाए, लेकिन उतना फेमस नहीं हुआ। कहीं कहीं 390 AD मिलता है, 319, और कहीं 320 AD भी मिलता है, ईस्वी भी मिलता है। इसलिए दोनों डेट लिखी गई है, 319 AD और 320 AD। तो दोनों डेट माइंड में रखोगे। 390 जिस तरीके से शक संवत 78 BC के बीच में 241 वर्षों का अंतर है, ये बता रहा। जिस तरीके से शक संवत शुरू हुआ था ना 78 ईस्वी में, 78 AD में, उसी तरीके से। और इन दोनों के बीच में कितने साल का अंतर है? 241 साल का। हम डिपेंड कर रहे हैं आप इनसे माइनस कर रहे हो या इससे। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आ गया?
चलो आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा, हमने देखा कि भाई इसी के समय में किसका चलन शुरू हुआ, चांदी के सिक्कों का चलन शुरू हो गया था। हालांकि गुप्त वंश प्रचलित है कौन से सिक्कों के लिए, सोने के सिक्कों के लिए। गुप्त वंश किसके लिए प्रचलित है, चांदी के लिए नहीं, सोने के सिक्कों के लिए प्रचलित है। अब आता है भारत का नेपोलियन। नेक्स्ट कौन आ रहा है, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है, सबसे पहले इसकी उपाधियां बहुत अच्छी और बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट उपाधियों से क्वेश्चन आता है। सबसे पहली तो उपाधि लिखो, टाइटल। सबसे पहले हेडिंग डालो टाइटल, उपाधि, टाइटल। सबसे पहली उपाधि लिखो, इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन। और यह उपाधि इज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। दिस टाइटल वाज गिवन बाय विंसेंट स्मिथ। यह उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, यह टाइटल विंसेंट स्मिथ के द्वारा दिया गया था। ठीक है ना, क्यों दिया गया था, क्योंकि अपने शासनकाल में से एक भी युद्ध हारा नहीं है, सारे युद्ध जीता है। चलो दूसरी उपाधि लिखो, ये पहली थी। दूसरी लिखो लिच्छवी दोहित्रा। लिच्छवी दोहित्रा। दूसरी उपाधि लिखोगे लिच्छवी दोहित्रा। दूसरी उपाधि लिखो लिच्छवी दोहित्रा। तीसरी उपाधि जो ऑलरेडी हमने देख ली थी, धरणी बंध। इसका मतलब भी हम देख चुके हैं, क्या होता है धरणी बंध मतलब, है ना, a person who wins most of the territory। ऐसा व्यक्ति जिसने ज्यादा राज्य जीता हो, वो कौन है, समुद्रगुप्त है। कहा जाता है समुद्रगुप्त समय में ये जो गुप्त वंश था वो अपने पीक पर था। ऐसा नहीं कि बाद के राजा ने कम होने लगा, लेकिन बाद के राजा ने उतना एक्सपेंशन नहीं किया जितना एक्सपेंशन, जितना विस्तार किसने किया था, समुद्रगुप्त ने किया था। ठीक है, एक और उपाधि लिखो पराक्रमांक। ये उपाधि कई बार पूछी गई है, पराक्रमांक अक्सर रिपीट होती है ये। पराक्रमांक सबसे पराक्रमी व्यक्ति, ये सबसे पराक्रमी राजा बोल लो। लास्ट उपाधि लिखो व्याघ्र पराक्रम। व्याघ्र पराक्रम मतलब शेर की तरह पराक्रम करने वाला, व्याघ्र पराक्रम। चलो क्लियर हुआ, समझ में आ गया, है ना। तो ये थी क्या उपाधियां, किसकी, समुद्रगुप्त की। कौन कौन सी उपाधि देखी हमने, सबसे पहला इसे क्या बोला जाता है, भारत का, किसके द्वारा, विंसेंट स्मिथ के द्वारा। किसके द्वारा, विंसेंट स्मिथ के द्वारा। और अगर इसकी उपाधियां याद करें तो दूसरी उपाधि कौन सी देखी हमने, लिच्छवी दोहित्रा। कोई सीक्वेंस नहीं है, बस सारी उपाधि याद रहनी चाहिए। लिच्छवी दोहित्रा तो याद रहेगा, किसका बेटा है, कुमार देवी, है ना, जो कि लिच्छवी रानी है, इसलिए लिच्छवी दोहित्रा। इसके बाद धरणीबंध मतलब ज्यादा राज्य जीतने वाला। ठीक है, अगर मान लो धरणीबंध की उपाधि किसकी आए और ऑप्शन में समुद्रगुप्त ना हो, चंद्रगुप्त प्रथम हो, तो क्या लगाओगे, और अगर ऑप्शन में दोनों है तो समुद्रगुप्त। चलो समझ में आ गया ना, क्लियर है ना। इसके बाद अच्छा और उपाधि देख ली हमने। धरणीबंध के बाद पराक्रमांक, क्या थी, पराक्रमांक, बहुत शक्तिशाली व्यक्ति। और व्याघ्र पराक्रमांक क्या था, शेर के जैसे, है ना, बाघ के जैसे शक्तिशाली व्यक्ति, व्याघ्र पराक्रमांक। चलो समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी पुत्र था। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के स्रोत क्या है, हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति है। ठीक है, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख, क्या ये प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख है, क्या ये स्तंभ अभिलेख, स्तंभ अभिलेख किसके द्वारा, प्रयाग प्रशस्ति। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा की गई है, हरिसेन के द्वारा। हरिसेन किसके शासनकाल में था, समुद्रगुप्त के शासनकाल में था। ये स्रोत हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति है, जिसे इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहा जाता है, या इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहते हैं। क्लियर हुआ, समझ में आ गया, है ना। क्या देखा हमने कि इसके जो साक्ष्य मिलते हैं कहां से मिलते हैं, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, जिसको प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। और इसकी रचना या इसको
लिखा या बनाया किसके द्वारा गया है? हरिसेन। ये नाम मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हरिसेन। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, अच्छा भारत का नेपोलियन क्यों कहते थे पता है? क्योंकि नेपोलियन अपने क्षेत्र में कोई भी युद्ध नहीं हारा था, उसी तरीके से अपने राज्य में कोई भी युद्ध नहीं हारा है। कौन? समुद्रगुप्त। ठीक है, मैं ईयर नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को क्योंकि ये ईयर याद करना ही नहीं है, जरूरी है। एक राउंड फिगर का आइडिया रहना चाहिए कि 319 एडी में आपका गुप्त वंश चल रहा है, तो ये गुप्त वंश समय के बाद आएंगे, सीक्वेंस हमने ऑलरेडी याद कर लिया है, तो इसका एक रफ फिगर आप लोगों को याद होना चाहिए, बस एग्जैक्ट कुछ भी चीज इसमें नहीं रहेगी, है ना। तो भारत का नेपोलियन कहा गया, किसके द्वारा कहा गया? विंसेंट स्मिथ, है ना। और इसकी ये किताब भी याद कर लेना, कभी पूछी तो नहीं गई है लेकिन ऑब्वियसली पूछी जा सकती है कि विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन अपनी किस किताब में कहा है? तो आप लोग याद कर लोगे, अर्ली हिस्ट्री। क्या याद रखोगे? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये किताब है, किसकी है? विंसेंट स्मिथ की है। और इसी किताब में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से जाना गया है। क्या याद रखोगे? अर्ली हिस्ट्री, ठीक है ना। क्या याद रखोगे? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यही पे इसको ये टाइटल मिलता है कि ये भारत का नेपोलियन। अभी तक हम केवल यही पढ़ते हैं कि भारत का नेपोलियन, है ना, किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। तो दो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन याद रखना, किसके द्वारा? विंसेंट स्मिथ, एंड द बुक इज अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। याद रहेगा यहाँ तक? हमने टाइटल देख लिए, देखो दिया गया है द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, विंसेंट ए स्मिथ करके नाम दिया गया, विंसेंट ए स्मिथ। चलो क्लियर है ना। समुद्रगुप्त ने कई उपाधियां भी धारण की थी, जिसमें से एक महत्वपूर्ण उपाधि कौन सी है? पराक्रमांक। हमने सारी उपाधियां धारण कर ली, सारी उपाधियां याद कर ली हैं, ठीक है। बहुत सारी उपाधियां थी उसकी, तो हमने ऑलरेडी याद कर चुके हैं। पराक्रमांक, इससे रिलेटेड एक और थी, क्या नाम था? व्याघ्र पराक्रमांक। क्या था? व्याघ्र पराक्रमांक। ये दोनों उपाधि इसी की आती हैं। समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पे वीणा बजाते हुए पाया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ से 2-3 पॉइंट निकल के आता है। पहला पॉइंट निकल के आता है कि सबसे पुराना वाद्य यंत्र का जो साक्ष्य मिला है वो कौन सा कहला गया? वीणा। सबसे पुराना वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र वीणा। वीणा जानते होंगे, माता जो जिसको लेके बैठे रहते हैं वो वीणा है। समुद्रगुप्त के सिक्कों में क्या पाया गया है? ये वीणा लेके बैठे हुए हैं, ये पाया गया है। इसका मतलब इनकी म्यूजिक वगैरह में बहुत रुचि थी, म्यूजिक वगैरह में इनकी बहुत रुचि थी। इनको कविराज के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? कविराज। ये दोस्तों उन्होंने कविराज, इनको कविराज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनको कविराज के नाम से भी जाना जाता है। देखो समुद्रगुप्त विजेता के साथ साथ कवि, संगीतज्ञ, विद्या के संरक्षक थे। समुद्रगुप्त ने लिखा हुआ है, समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि भी दी गई है। समुद्रगुप्त को किस नाम से भी जाना जाता है? कविराज के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ लिखा हुआ है तो यहाँ लिख सकते हो आप। चलो क्लियर है ना। समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? कविराज। हमें एक चीज पता चली कि इसके सिक्कों में क्या पाया गया है? ये भाई साहब वीणा बजा रहे हैं, ये सारी चीजें पाई गई हैं। तो यहाँ से 2-3 चीजें और लिखो कि इसके समय में और किस तरीके के सिक्के चलते थे। व्याघ्र शैली के सिक्के, व्याघ्र शैली, व्याघ्र शैली के सिक्के चलते थे। टाइगर टाइप्स कॉइन, इंग्लिश में क्या लिखोगे? टाइगर टाइप कॉइन्स। मतलब सिक्कों में क्या बना रहता था? बाघ बना रहता था। एक और बो टाइप कॉइन्स, ठीक है। इसी को हिंदी में लिख लो, धनुष शैली के सिक्के, ठीक है ना। क्या लिखोगे? धनुष शैली के सिक्के, या धनुष प्रकार के या धनुष शैली के, व्याघ्र प्रकार के या व्याघ्र शैली के सिक्के। क्लियर हुआ? चलो आगे कहानी देखेंगे। ऐसा माना जाता है कि उत्तर भारत के करीब 9 राज्यों को जीता इसने और दक्षिण भारत के करीब 12 राज्यों को जीता। लेकिन इसके बाद भी इसने दक्षिण भारत के राज्यों के साथ कभी भी, मतलब वहां पे केवल कर लिया है, टैक्स लिया है, अपना शासन स्थापित नहीं किया। वहां पे दक्षिण भारत के राज्यों से इसने क्या लिया है? केवल
कर लिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ऐसा बोला जाता था कि समुद्रगुप्त का पानी 3 नदियों, मतलब 3 समुद्र का पानी, सॉरी, समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था, ऐसा नाम बोला जाता है। 3 समुद्र कौन कौन से? देखो 3 समुद्र कौन से आपका? अरेबियन सी, इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल। मतलब ये पूरी टेरिटरी को जीत चुका था, लेकिन इधर वालों से केवल टैक्स लिया करता था। समझ में आ रहा है? श्रीलंका वगैरह को भी इसने जीत लिया था, ऐसे साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन यहाँ से केवल क्या लेता था? टैक्स लेता था। तो ऐसा बोलते हैं, ऐसा कोई एग्जाम में नहीं आएगा कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता था, ऐसा बोला जाता है। मतलब इसने पूरी टेरिटरी जीता था। देखो इसने प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु वसुबंध का संरक्षण दिया था, है ना। ये चीजें अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। मध्यकालीन भारत में कई जैनिज्म और कई बुद्धिज्म के लोगों को संरक्षण मिला है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसने प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु वसुबंधु या वसुबंध, दोनों नाम मिलते हैं, को संरक्षण दिया था। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना इंपॉर्टेंट है। दूसरा, श्रीलंका के एक राजा थे जिनका नाम था मेघवर्ण। उन्होंने समुद्रगुप्त से परमिशन ली, सर हमें एक बौद्ध मठ बनाना है। कहाँ पे? बौद्ध गया में गौतम बुद्ध का मठ बनाना है, तो क्या हम बना ले? तब इसने परमिशन दी थी समुद्रगुप्त ने। इसका मतलब श्रीलंका के राजा भी कहीं ना कहीं इसके अधीन थे, परमिशन लेके कार्य कर रहे थे, इसकी टेरिटरी में भले कर रहे थे। ठीक है, समुद्रगुप्त से श्रीलंका के शासक जिनका नाम था मेघवर्ण ने बौद्ध गया मतलब बौद्ध गया में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी थी, जिसकी अनुमति दे दी गई थी, जो कालांतर में विशाल बौद्ध विहार के रूप में विकसित हुआ है। आज भी ये बौद्ध मठ है और किस नाम से है? बौद्ध विहार के नाम से फेमस है। ठीक है, तो याद रखना श्रीलंका के राजा, और उन श्रीलंका के राजा का नाम क्या था? मेघवर्ण। क्या नाम था? मेघवर्ण। तो ये नाम आप लोग याद रखो। क्लियर हुआ? श्रीलंका के राजा का नाम क्या था? मेघवर्ण। ठीक है, चलो। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त के लिए धर्म प्रचार बंधु का उल्लेख भी मिलता है। इलाहाबाद के स्तंभ लेख मतलब वही प्रयाग प्रशस्ति की बात हो रही है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति की बात हो रही है। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त के लिए धर्म प्रचार बंधु, मतलब धर्म का भी प्रचार प्रसार करवाया इसने, है ना। रिलीजन के लिए भी काफी हेल्पफुल था कौन? समुद्रगुप्त। चलो, क्लियर हो गया होगा। समुद्रगुप्त के बारे में एक बार चीजें देखेंगे, क्या क्या थी, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी। सबसे पहले आ जाओ टाइटल, कौन कौन सी उपाधियां थी। तो सबसे पहले उपाधि समुद्रगुप्त की भारत का नेपोलियन, किसके द्वारा? विंसेंट स्मिथ के द्वारा। ठीक है, विंसेंट स्मिथ ने इसको भारत का नेपोलियन बोला है। ठीक है, अब कौन सी किताब में? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये विंसेंट स्मिथ की किताब है। कुछ भी पूछ सकता है, किताब का नाम पूछ सकता है, किसने लिखी, या इस किताब की खास बात क्या है कि इसमें समुद्रगुप्त को क्या बोला गया? भारत का नेपोलियन बोला गया। दूसरी उपाधि लिच्छवी दोहित्रा। क्या होता है लिच्छवी दोहित्रा? मतलब लिच्छवी की बेटी का बेटा। लिच्छवी दोहित्रा के बाद धरणीबंध का मतलब ज्यादा राज्य जीतने वाला। धरणीबंध के बाद पराक्रमांक अर्थात पराक्रमी, सिंपल पराक्रम आ रहा है वहां पे। और एक था व्याघ्र पराक्रम, मतलब बाघ जैसा, शेर जैसा पराक्रम जिसमें हो, व्याघ्र पराक्रम। ये इसकी क्या थी? उपाधियां थी। इसके बाद हमने क्या देखा? इसके कितने टाइप के कॉइन्स पाए जाते थे। क्या क्या मिला इसके कॉइन्स में? वीणा बजाते हुए किस राजा के साक्ष्य मिले? समुद्रगुप्त। इसका मतलब ये वीणा वादक था, मतलब म्यूजिक लवर था। म्यूजिक लवर था, इसका मतलब इसको एक और नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कविराज के नाम से भी जाना जाता है। वहीं याद करो। और किस टाइप के कॉइन्स मिले इसके शासन में? व्याघ्र शैली, मतलब सिक्के में बाघ बना रहता था। एक और धनुष, सिक्के में क्या बना रहता था? धनुष। राजा और रानी के सिक्के भी इसी से मिले हैं। किससे? चंद्रगुप्त द्वितीय प्रथम। ठीक है ना, चंद्रगुप्त प्रथम से। चंद्रगुप्त प्रथम की वाइफ का नाम? समुद्रगुप्त की मम्मी का नाम? कुमार देवी। चलो, क्लियर हो गया है ना, है ना। अच्छा, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसने लिखवाया? हरिसेन। किसने लिखवाया है? हरिसेन। और किस समय में? समुद्रगुप्त के समय में आया है। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। याद कर लेने इन चीजों को। समुद्रगुप्त
का जो टेरिटरी एक्सपेंशन था श्रीलंका तक था। इसके साक्ष्य मिलते हैं कि श्रीलंका के एक राजा नाम मेघवर्ण, ठीक है ना, मेघवर्ण ने यहाँ के परमिशन लिया कि भाई गया में इनको एक बौद्ध मठ बनाना तो बना ले, इन्होंने परमिशन दी तब जाके चीजें। अब इसके बाद की कहानी सुनो पहले, फिर उसके बाद चीजें देखेंगे आगे, ठीक है। समुद्रगुप्त के दो बेटे, कितने? एक का नाम रामगुप्त और दूसरे का नाम चंद्रगुप्त। समुद्रगुप्त कैसे हो? समुद्रगुप्त के दो बेटे, एक का नाम रामगुप्त और दूसरे का नाम चंद्रगुप्त। हमने देखे ना अभी, सबसे पहला राजा श्रीगुप्त, श्रीगुप्त के बाद अरे बोलो घटोत्कच, घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त के बाद विक्रमादित्य। याद किए, वही तो चंद्रगुप्त द्वितीय है, ठीक है ना। तो अब चंद्रगुप्त जो प्रथम था उसने अपना नाम चंद्रगुप्त प्रथम थोड़ी लिखा होगा, उसने तो अपना नाम केवल चंद्रगुप्त लिखा होगा। लेकिन जब आगे चंद्रगुप्त द्वितीय आ गया है ना, तब हम उसको चंद्रगुप्त प्रथम पढ़ने लगे, पढ़ने के लिए। चलो तो हम देखते हैं समुद्रगुप्त के दो बेटे हैं, रामगुप्त और चंद्रगुप्त। थोड़ी सी कहानी सुनना। और समुद्रगुप्त के बाद राजा कौन बना? समुद्रगुप्त के बाद राजा जो बना है वो कौन है? रामगुप्त बना है। इसकी चीज आप लोग कैसे देखोगे? चंद्रगुप्त द्वितीय आपको 380 से 415 दिख रहा है, ठीक है ना। और समुद्रगुप्त 350 से 305 साल कहाँ गए? बीच में 5 साल गायब हुए ना, कहाँ गए? रामगुप्त। लेकिन रामगुप्त को पढ़ते नहीं है, क्यों? अभी देखेंगे, ठीक है। एक्चुअल में समुद्रगुप्त के दो बेटे रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको नाम से जाना जाता है। अभी विक्रमादित्य नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि वो एक समय बाद विक्रमादित्य उसकी एक उपाधि थी, वो याद करने के लिए हम ट्रेन में विक्रमादित्य कर देंगे, ठीक। चलो, तो समुद्रगुप्त के बाद जो राजा बनता है वो कौन बनता है? रामगुप्त। बहुत डरपोक सा रहता है, बड़ा बेटा रहता है हालांकि, लेकिन बहुत डरपोक रहता है। अब आप लोगों को पता है कि इसी दौरान शक, पहलव, ये सारी चीजें चल रही थी, है ना। और शकों का आक्रमण हुआ है इसी दौरान, कहाँ पे? गुप्त वंश में, ठीक है ना। शक लोगों का क्या हुआ है? आक्रमण हुआ है ना। जब आक्रमण हुआ तो ये बहुत डर गया। कौन? बहुत ज्यादा डर गया। डर के इसने सरेंडर कर दिया और बोला आपको जो चाहिए ले जा लो, ठीक है। तो इनकी एक वाइफ हुआ करती थी जो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, ठीक है। तो शक ने बोला हम आपकी वाइफ को ले जा लेंगे, है ना। तो इसने बोला ले जा लो। अब ये बात चंद्रगुप्त द्वितीय को अच्छी नहीं लगी, वो गया शक से युद्ध किया। रुद्र दमन नाम याद आ रहा है ना। तो हराया, शकों को हराया और वहां से देवी जो थी उनको वापस ले आया, नामी है देवी, ठीक है, वापस ले आया। और कहीं ना कहीं उससे प्रेम भी हो गया था, उसकी भाभी थी, कहीं ना कहीं प्रेम हो गया था। तो इसने देवी से क्या कर लिया? विवाह कर लिया और रामगुप्त की क्या कर दी? हत्या कर दी, इसी कारण से, क्योंकि उसने अपनी वाइफ को भेज दिया था शकों के पास, ठीक है। और ये सारी कहानी हम ऐसी बना नहीं रहे, ये सारी कहानी मिलती है देवी चंद्रगुप्तम किताब में, जो कि लिखी गई है किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा। समझ में आ रहा है ना? वहीं से ये सारी कहानियां उठाई जाती हैं। क्लियर हुआ है? तो बीच में 5 साल के लिए शासन किसका देखने को मिलता है? रामगुप्त का। लेकिन कुछ काम किया नहीं अच्छा जो हम पढ़े, है ना, बल्कि बुरा ही काम किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का क्या था? बड़ा भाई था। तो यहाँ से अब कहानी शुरू होगी किसकी? चंद्रगुप्त द्वितीय की। यहाँ से किसकी कहानी शुरू होगी? चंद्रगुप्त द्वितीय की। कहानी समझ में आ गई, है ना। समुद्रगुप्त के कितने बेटे? ऐसे तो और, लेकिन 2 याद रखना है। कौन से? 2 बेटे। कौन कौन? रामगुप्त और चंद्रगुप्त। द्वितीय ऑटोमेटिक ऐड कर लेना, रामगुप्त और चंद्रगुप्त। राजा कौन बना? रामगुप्त। लेकिन शक का युद्ध हुआ, उसने अपनी वाइफ को भेज दिया, इस कारण से उसको चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी हत्या कर दी और वाइफ को लाया, खुद विवाह कर लिया वहां पे, ठीक है। इसीलिए चंद्रगुप्त द्वितीय का भी बहुत ज्यादा फेमस नाम आता है। बहुत शक वगैरह को हराया है और फिर हराने के बाद ही विक्रमादित्य की उपाधि भी लिया है, ठीक है। चलो, समुद्रगुप्त के पश्चात गुप्त वंशावली में चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम उल्लेखित है, परंतु इन शासकों के बीच एक शासक और बना है, जो कि कौन है? रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय का बड़ा भाई नामक एक दुर्बल शासक भी अस्तित्व का, दुर्बल शासक के अस्तित्व का भी पता चलता है। कहानी मैंने बता दिया आप लोगों को। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने उत्कर्ष की चोटी पर पहुंच चुका था। हमने पहले देख लिया, समुद्रगुप्त ने ढेर सारा जीता, चंद्रगुप्त ने उसकी प्रख्याति को और बढ़ाया, लेकिन इसके बाद के जो राजा रहेंगे स्टैग्नेंट रहेंगे, स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त के बाद कम होते चला जाएगा, अलग अलग छोटी छोटी जगह से स्वतंत्र होता चला जाएगा,
ठीक है, दोनों तरीके से बढ़ाया, वैवाहिक संबंध से और विजय हासिल करके, ठीक है ना, दोनों तरीके से इसने अपनी सीमा का क्या किया है, एक्सपेंशन किया है। क्लियर हुआ, समझ में आ गई? यहाँ तक तो हमने केवल कहानी ही देखी थी। देखो पश्चिमी शकों पर हमने देखे ना, पश्चिम तरफ से जो शक आए थे, है ना, पर विजय पाने के फलस्वरूप भी उसने व्याघ्र सिक्कों का उत्कीर्ण भी कराया। इसने भी किस तरीके के सिक्के चलाए, व्याघ्र प्रकार के सिक्के चलाए। और दूसरा विक्रमादित्य की धारण भी, उपाधि भी धारण की। इसकी उपाधि क्या लिखोगे, विक्रमादित्य, इसीलिए इसको विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, और कहीं कहीं तो केवल विक्रमादित्य नाम आ जाता है। ठीक है, चलो, यह उपाधि इससे पहले 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक ने पश्चिमी भारत के शक क्षत्रपों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में भी धारण की थी, लेकिन फेमस किसके समय में हुआ, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, है ना। अब जब उपाधि धारण की थी तो देखो 57 ईसा पूर्व, 57 बीसी में भी, ठीक है ना, ये उपाधि चली थी। 57 बीसी में क्या हुआ था, कौन सा संवत, विक्रम संवत, याद आ रहा है, 78 एडी में, 319 या 20 एडी में गुप्त संवत, या गुप्त वंश के हिसाब से गुप्त वाला कैलेंडर चला था, लेकिन वो उतना फेमस नहीं हुआ। तो जो शक संवत चला है, सॉरी, जो विक्रम संवत चला है 57 बीसी में, वो इसके जीतने के समय में नहीं, क्योंकि ये देखो ये तो कब जीत रहा है, ये तो बहुत समय बाद जीता है, ठीक है ना। उस समय चला है जब एक और उज्जैन के शासक ने विक्रमादित्य, उस समय उन्होंने 57 बीसी में विक्रमादित्य की उपाधि जब धारण की थी, तब जाके उन्होंने विक्रम संवत चलाया था। तो कल को अगर क्वेश्चन आ जाए कि विक्रम संवत किससे संबंध रखता है, तो ये आप मत बना देना कि चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंध रखता है। ठीक है, क्लियर हुआ, वो विक्रमादित्य है, लेकिन विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं है। क्लियर है, इसने भी उपाधि बस धारण की है। यहाँ तक क्लियर हुआ, समझ में आ गया? ठीक है, चलो आगे की चीजें देखो। आगे की चीजें देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी उसकी दूसरी राजधानी थी। तो ये चीज ध्यान रखना कि चंद्रगुप्त के समय में राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र और उज्जैनी। उज्जैनी मतलब आज का उज्जैन को ये क्या बोला जा रहा है, उज्जैनी बोला जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट नहीं है राजधानी, ऐसे कभी पूछा नहीं गया है, क्या पूछेगा, बस इतना याद रखना है कि पाटलिपुत्र और उज्जैनी मतलब बिहार का, और दूसरा मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र इनकी क्या थी, कैपिटल हुआ करती थी। चलो, प्रभावती गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, उसका विवाह वकटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय, ये रुद्रसेन शक वाला नहीं है, वकटक वंश वाला है, रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ। मतलब वैवाहिक संबंधों के साथ अपनी पुत्री का विवाह कहीं करा दिया। उस हिसाब से भी इसने अपने क्या किया है, राज्य का एक्सपेंशन किया है। 390 ईस्वी में रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद साक्ष्य मिलते हैं कि इसने अपनी पुत्री से वही शासन करवाया। ठीक है ना, मतलब पुत्री को बोला कि ठीक है तुम भी राजा रहो, और पुत्री ने भी क्या किया, वहां पे राजा का रोल निभाया, चंद्रगुप्त द्वितीय। बहुत डीप इंफॉर्मेशन है, उतनी ज्यादा जरूरी, ठीक है, कभी पूछा नहीं गया, बस याद रखना, एक बार सुनोगे तो काफी हो जाएगा। प्रभावती गुप्त इन्हीं की बेटी थी, जिनका विवाह वकटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था, रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। क्लियर हुआ, यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, तो समुद्रगुप्त की, सॉरी, चंद्रगुप्त द्वितीय की कुछ इंफॉर्मेशन है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कौन पाए जाते थे, 9 रत्न पाए जाते थे। कौन पाए जाते थे, 9 रत्न। अभी तक आप लोगों ने 9 रत्न की कहानी अगर सुनी होगी तो केवल अकबर के समय में सुनी होगी, मुगल सल्तनत में सुनी होगी कि अकबर के शासनकाल में कौन रहते थे, 9 रत्न रहते थे। ठीक है ना, उसी हिसाब से यहाँ पे भी कौन पाए जाएंगे, 9 रत्न पाए जाएंगे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इन्हीं 9 रत्न में से एक है कौन, आपका कालिदास। 9 रत्न में से एक कौन है, कालिदास। और कालिदास की ढेर सारी किताबें, बहुत सारी छपड़क वगैरह अलग अलग नवरत्न पाए जाते हैं, जिसके बारे में हम अभी आगे देखेंगे। देखो, इसके दरबार में कौन रहते थे, 9 विद्वान रहते थे। 9 विद्वान की एक मंडली निवास करती थी, जिसे क्या कहा जाता था, नवरत्न कहा जाता था। इसमें कालिदास, धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, है ना, बेताल भट्ट, घट कल्पर, वारामिहिर, वर रुचि जैसे विद्वान थे। इनकी सबकी कुछ किताबें भी हैं, कुछ रचनाएं भी हैं, ऐसी थोड़ी ना नवरत्न हुए थे। इनकी सबकी कुछ ना कुछ कहानी भी है और किताब भी है, जिसको अभी हम देखेंगे। सबकी सब किताबें और कहानियों को याद करेंगे। दूसरी चीज क्या याद करो, इसके शासनकाल में ही एक चीनी यात्री आया था। मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, अक्सर रिपीट होता है। नाम क्या है, फाहियान। क्या नाम है, फाहियान। किसके शासनकाल में आया है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया है।
इसने अपने यात्रा वृत्तांत में मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहा है। मध्य प्रदेश को क्या कहा? ब्राह्मणों का देश को कहा है। पाटलिपुत्र से ही फाहियान ने वापसी की यात्रा आरंभ कर दी थी। ठीक है ना। चलो, तो इसके समय में कौन आया है? फाहियान आया है, ये याद रखना। फाहियान किसके शासनकाल में आया है? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के शासनकाल में आया है। ये 9 रत्न आपको याद करवाऊंगा, इसलिए अभी आप फोकस नहीं कर रहे हैं। अलग से इसमें बहुत कम दिया है, अब पूरी चीजें याद करेंगे, अलग से नोट बना के इनकी सारी किताबों को लिख के याद करेंगे। बस ये पॉइंट लिखो कि इस शासन के शासनकाल में कौन आया है? फाहियान आया है। और कहाँ का यात्री था? चीनी यात्री था। कहाँ का यात्री था? चाइना तरफ से आया चीनी यात्री। तो 2 चीज इंपॉर्टेंट है। फाहियान आया है किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। और कहाँ से? चाइना से। ठीक है ना, चीनी यात्री माना जाता था। ये चीज याद रखोगे। और इसके बाद आता है कुमार गुप्त, लेकिन हमें बीच में इनके बारे में आपको 9 रत्न की चीजें याद करनी है कि वो 9 रत्न कौन कौन से थे और कौन कौन सी किताबें लिखी है उन्होंने। ठीक है ना। तो ये एक लंबा टॉपिक है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। मिलते हैं आप सभी से तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में। जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और ये कहानियां एक बार में याद नहीं होंगी, इसको आप 1 बार 2 बार 3 बार जब तक रिवीजन नहीं करेंगे ये कहानी इतने आसानी से याद नहीं होने वाली। एक बार अगर रिवीजन करें शुरुआत से तो हम किसके बारे में पढ़े? सबसे पहले श्रीगुप्त के बारे में। क्या श्रीगुप्त ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? नहीं, केवल महाराज। अपने आप को नॉर्मल महाराज मतलब नॉर्मल सामंत ही मानते थे। श्रीगुप्त का बेटा घटोत्कच ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? नहीं, ये भी अपने आप को केवल सामंत ही मानते थे। क्लियर हो रहा है ना। असली वास्तविक संस्थापक गुप्त वंश का किसको माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इन्होंने किससे विवाह किया? कुमार देवी लिच्छवी की बेटी। ठीक है ना, लिच्छवी की बेटी थी, इसीलिए इनके बेटे, इनसे जो बेटा हुआ उसका नाम क्या था? समुद्रगुप्त। इसीलिए इनके बेटे समुद्रगुप्त को क्या बोला जाता है? लिच्छवी दौहित्रा। इसलिए क्या बोला जाता है? लिच्छवी दौहित्रा। ठीक है। चलो, इसके बाद हमने देखा कि वास्तविक संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम थे। इन्होंने अपना शासन थोड़ा बहुत एक्सपेंड किया। इसके बाद इन्होंने कुछ अलग तरीके के सिक्के भी चलाए और चांदी के सिक्के चलाने का श्रेय किसको जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। ठीक है। चलो, हालांकि गुप्त वंश कौन से सिक्कों के लिए फेमस है? सोने के सिक्कों के लिए फेमस है। ठीक है। चलो, इसके बाद देखेंगे इनका बेटा कौन आया? समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी का बेटे का नाम समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त की उपाधियां, सबसे पहली भारत का नेपोलियन, किस किताब द्वारा? हिस्ट्री ऑफ इंडिया। किसने लिखी किताब? विंसेंट स्मिथ द्वारा लिखी गई है। ठीक है। और कौन कौन सी उपाधि मिली है? लिच्छवी दौहित्रा, पराक्रमान, व्याघ्र पराक्रमान और धरणीबंध। ठीक है ना। चलो, धरणीबंध मतलब ज्यादा से ज्यादा राज्य जीतने वाला धरणीबंध। ठीक है। और हमने देखे कि इनके सिक्कों में अच्छा, किन के सिक्कों में राजा एवं रानी दोनों के साक्ष्य मिले? चंद्रगुप्त प्रथम। किन के सिक्कों में वीणा बजाते हुए मिला गया है? समुद्रगुप्त। इसीलिए समुद्रगुप्त को एक और नाम से जाना जाता है, कविराज। ठीक है। समुद्रगुप्त में और कौन कौन से सिक्के मिले हैं? धनुष प्रकार के, व्याघ्र प्रकार के सिक्के समुद्रगुप्त के बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भी मिले। ठीक है ना। चलो, क्लियर हो गए है ना। ये सारे सिक्के मिले। इन्होंने अपना शासन बहुत ज्यादा एक्सपेंड किया। ऐसा माना जाता है उत्तर भारत में 9 राज्य, दक्षिण भारत में 12 राज्य, और दक्षिण भारत में इन्होंने केवल कर लिया राज्य एक्सपेंशन, मतलब राज्य नहीं किया। कैसे साक्ष्य मिलते हैं? श्रीलंका का राजा, क्या नाम था? मेघवर्त। इनसे आगे परमिशन लेता है कि गया में, बौद्ध गया में, बिहार में बौद्ध मठ बनाना है तो बना लेंगे। इन्होंने परमिशन दी, तब जाके वो बौद्ध मठ बनता है। धर्म के लिए लिबरल थे। ठीक है ना, सभी धर्मों को मानते थे समुद्रगुप्त। ये सारी चीजें साक्ष्य मिलते हैं कहां से? समुद्रगुप्त से। और प्रयाग प्रशस्ति किसके समय में मिली है? समुद्रगुप्त। किसने किया प्रयाग प्रशस्ति? पहले हरिशेन। किसने? हरिशेन। चलो, याद रहेगा। ये सारे चीजें कहां से मिलती हैं? इलाहाबाद के स्तंभ अभिलेख, जिसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलो, फिर समुद्रगुप्त का बेटा
रामगुप्त। रामगुप्त 5 साल के लिए शासक बना है ना। और इसी समय में शक का आक्रमण हुआ है, इसने अपनी वाइफ को भेज दिया, इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक पर आक्रमण किया, उनकी वाइफ को छुड़ा के लाया, फिर उनकी वाइफ को अपनी वाइफ बनाया, फिर उसके बाद रामगुप्त की हत्या कर दिया। और रामगुप्त के बाद किसका शासन शुरू होता है? चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन शुरू होता है। चलो, इसके शासनकाल में हमने देखा इसने अपने शासनकाल को और एक्सपेंड किया है, और इसी के शासनकाल में 9 रत्न पाए जाते थे, जो हम नेक्स्ट क्लास में याद करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।